आज हम बात करेंगे चुंबकीय पदार्थ के प्रकार के बारे में। तो चुंबकीय पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिक्स में जो है चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में, ऐसे केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा भाग में बांटा गया है। वहाँ 4 या 5 भाग पढ़ते होंगे आप लोग, मतलब 5 भाग वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम मेनली 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, एक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, और एक होता है अणु चुंबकीय पदार्थ, एक होता है अणु चुंबकीय पदार्थ, और एक और होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, एक और होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे तीनों का अलग अलग डिफिनेशंस और प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना था, लेकिन हम तीनों को कंपैरिजन करके एक ही बार बता देते हैं, क्योंकि कई बार इसके अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करने कह देता, डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये पूछा जाता है। कई बार 5 नंबर में पूछा भी है। तो हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं ताकि उसका अंतर भी पता चल जाए, और इसीलिए हम कॉपी को 3 भाग में बांटेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो डाया मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मेनली पेयर्ड होता है, पेयर्ड अप में होता है, और ये पारा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसका होता है सिंगल पेयर्ड, कुछ सिंगल ऑक्यूपाइड होता है इलेक्ट्रॉन। और ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो है इसके प्रत्येक डोमेन्स खास ऑर्डर में अरेंज होता है, तो इसका एक फेनोमेनन अलग है। तो इसमें क्या है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ का पहला डिफिनेशन लिखेंगे तो इसका अंतर पता चल जाएगा। कोई पूछेगा ये प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है। प्रति, हिंदी से शब्द स्टार्ट हुआ प्रति, प्रति मतलब प्रतिकर्षण भी होता, और प्रतिकर्षण को दूसरे लैंग्वेज में विकर्षण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिपल्सन कहते हैं। मतलब प्रति से प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण को ही विकर्षण कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में रिपल्सन कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इस तरीके के पदार्थ को आप ले जाते हो तो ये रिपेल करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करने का काम करेगा। लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अल्प रूप से विकर्षित करता हो, अल्प रूप से विकर्षित करता है, या इसी को प्रतिकर्षित करता कर सकते हैं, विकर्षित करता है। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम ले जाते हैं तो देखिए ये क्या होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जैसे ही हम ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा रिपेल करने का कोशिश किया है, अल्प रूप से रिपेल हो जाता है। इस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। जैसे मान लीजिए इसका नाम X कर दिए, ये X नाम का जो पदार्थ है ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। ये अनुचुंबकीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अल्प रूप से आकर्षित करता है। ये अल्प रूप से, यहाँ अनुचुंबकीय, और से आकर्षण भी होता, आकर्षण मतलब एट्रैक्शन होता, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये एट्रैक्टेड हो जाएगा, ये अल्प रूप से
आकर्षित हो जाएगा, अल्प रूप से आकर्षित होता है, आकर्षित होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे किसी भी मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। ये इस तरीके से ये अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। अच्छा, ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो लौह चुंबक सबका ये पहला गुण है, क्योंकि पहला गुण में डिफिनेशन ही हम लिख देते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता के साथ आकर्षित होता हो, तीव्रता के साथ आकर्षित होता हो, तीव्रता के साथ आकर्षित होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ये क्या करेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, अच्छा, दूसरा में हम इसका एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो इसमें हम लोग गोल्ड, सिल्वर, ज़्यादातर नोबल मेटल आता, ये गोल्ड, सिल्वर, H2O ये सब लिख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, H2O। इस तरीके के साल्ट, जैसे आयरन और निकेल के साल्ट, ये सब एग्जाम्पल आ जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। गोल्ड, सिल्वर, H2O। इसमें कॉपर भी आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएगा अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, इसमें आएगा लिथियम, और लिथियम के बाद सोडियम, अल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, अल्युमिनियम। प्रायः इसमें वैसे पदार्थ आएंगे जिसके इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी मिलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी मिलते हैं। अब इसमें लिथियम, सोडियम, अल्युमिनियम, लिक्विड ऑक्सीजन भी आ जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये भी आएगा। और साल्ट जो है, साल्ट ऑफ आयरन और निकेल इसी का एग्जाम्पल होगा। साल्ट ऑफ आयरन और निकेल जो है इसी का एग्जाम्पल होगा, याद रखेंगे। और इसमें जो है इसके एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो ये आएगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट, अल्निको, ETC। अल्निको एक तरीके का मिश्र धातु है, अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट को मिला के बनाया जाता, वो सब लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल में आता है। अब हम बात करते हैं इसके चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प निगेटिव होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से डिनोट करते हैं, काई। ये अल्प ऋणात्मक होता, क्या होता? अल्प ऋणात्मक होता है। अल्प ऋणात्मक होता है, इसको कैसे लिखेंगे? ये काई जो है लेस देन 0 और -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और लेस देन 0 होगा। और इसके एग्जाम्पल का कोई नंबरिंग नहीं किए हमने, एग्जाम्पल को ऐसे ही लिख दिया। तो दूसरे नंबर में लिखेंगे यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये अल्प ऋणात्मक होता, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प धनात्मक
धनात्मक होता है। अल्प धनात्मक होने का मतलब है ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, छोटा सा होगा लेकिन धनात्मक होगा। ये इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये 1 से बहुत बहुत अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान काफ़ी अधिक होता, काफ़ी 1 से काफ़ी अधिक होता, 1 से काफ़ी अधिक होता है। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो काई मच ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से काफ़ी अधिक होगा। इसी में अगर तीसरे प्रॉपर्टी इसके आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में बात करें तो इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर के बारे में बात करें तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर अल्प धनात्मक होता। क्या होता? अल्प धनात्मक होता है। ये अल्प धनात्मक कैसे हो जाएगा? चूँकि म्यू आर इक्वल टू होता 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। ये 1 एक कंप्लीट 1 है और काई का जो वैल्यू है अल्प ऋणात्मक है, मतलब -1 से तो बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा वैल्यू अगर 1 से कुछ घटेगा तो म्यू आर निश्चित रूप से 1 से कम होगा लेकिन धनात्मक होगा। क्योंकि ये कंप्लीट 1 है और ये 1 से कुछ कम वैल्यू नेगेटिव है, तो 1 में से 1 से कुछ कम वैल्यू नेगेटिव घटेगा तो म्यू आर लेस देन 1 आएगा, मतलब 1 से कम होगा लेकिन अल्प धनात्मक ही तो होगा। और इसमें अगर हम लिखें तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये पुनः 1 प्लस काई लिखेंगे तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है ये 1 से अधिक होगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। 1 से अधिक होने का कारण क्या है? 1 से अधिक होता है क्योंकि ये 1 तो पहले से 1 था और ये इसमें 1 से छोटा वैल्यू पॉजिटिव और ऐड हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक हो जाएगा। और यहाँ क्या है कि यहाँ ये जो काई है अकेले 1 से बहुत बहुत अधिक है, 1 से ये काई अकेले एक बहुत बहुत अधिक है, उसमें 1 और ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पुनः 1 से अधिक हो जाएगी। आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर ये भी 1 से काफ़ी अधिक होगा, 1 से काफ़ी अधिक होगा। काफ़ी अधिक होने का कारण है क्योंकि काई अकेले 1 से काफ़ी अधिक था और उसमें 1 और ऐड हो जाएगा तो म्यू आर जो है 1 से काफ़ी अधिक होगा निश्चित रूप से। अच्छा, जिन लोगों को नोट करना है अपना वीडियो पॉज करके नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपको काम आएगा बाद में भी। इसके कई बार एग्जाम्पल ही उठा के पूछ देता है कि ये पदार्थ बताओ कौन सा पदार्थ है, अनुचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, इस तरीके का क्वेश्चन। और कई बार 5 नंबर में इन तीनों के बीच डिफरेंस बताने के लिए बोल देता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखेंगे। ऐसे भी चुंबकीय पदार्थ को समझने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, ये 3 प्रॉपर्टीज हो गया। चौथे प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कहीं चूर्ण लाए हैं और किसी कंटेनर में रख दिया गया है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चूर्ण है। अब इस चूर्ण के पास जैसे ही मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाते हैं तो ये चूँकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा, यानी अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर भागेगा। तो जिससे होगा क्या कि ये जैसे ही मैग्नेट का पोल लाए तो ये जो चूर्ण है मैग्नेट से दूर जाके जमा होने का कोशिश करेगा और मैग्नेट के पास बहुत कम, यहाँ खाली खाली हो जाएगा चूर्ण, और बीच में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वहाँ जाके ये जमा हो जाता है, वहाँ जाके ये क्या होता है, जमा हो जाता है।
तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चूर्ण जो है ये क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है। इस बात को ये प्रमाणित करता है, यानी अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाएगा। देख रहे हैं मैग्नेट के पोल के करीब से ये दूर भाग गया है। जबकि अणुचुंबकीय पदार्थ का अगर चूर्ण रखते हैं और अणुचुंबकीय पदार्थ के चूर्ण को रखने के बाद उसके पास यदि मैग्नेट के पोल्स को लाते हैं तो इसका अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि आकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर टीला जमा कर देगा। ये जो है मैग्नेट के पास ढेर लगा देगा। ये जो मैग्नेट का जो पोल है इधर ढेर लगा देगा और ये मैग्नेट का जो पोल है ये इस तरीके से ढेर लगा देगा। तो ये क्या होता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला गया। इसमें क्या होगा कि वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला आया, यानी कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला आता है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ये ढेर जमा हो जाता है। ये किसके पदार्थ की बात कर रहे हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ का चूर्ण अवस्था पाया नहीं जाता है। अगर हम ज़बरदस्ती इसके पदार्थ के चूर्ण को बनाएंगे भी तो ये मैग्नेट के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। चूर्ण अवस्था जनरली नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की, अगले प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड हमको मिल जाए तो उसको यू लाइक ट्यूब यानी यू स्ट्रक्चर के ट्यूब में, जैसे मान लीजिए ये यू ट्यूब है, ये वो यू ट्यूब नहीं है जहां हम लोग आप लोग वीडियो देखते हैं बनाते हैं। ये यू लाइक का मतलब यू स्ट्रक्चर का अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है उस अक्षर का एक ट्यूब है जिसमें कि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड को रखे हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लिक्विड को रखने के बाद अगर किसी एक आर्म के पास, इसके किसी एक आर्म के पास अगर हम मैग्नेट को लाते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी एक आर्म के पास लाते हैं, तो ये जो है लिक्विड का लेवल यहाँ से डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिकर्षण होने की वजह से यहाँ लिक्विड का लेवल डाउन चला जाएगा और दूसरे आर्म में लिक्विड का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण है। मतलब जब कभी भी यू लाइक ट्यूब में हम अणुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव रखते हैं और उसके किसी एक आर्म यानी किसी एक भुजा के पास चुंबक को ले जाते हैं, तो जिस भुजा के पास आप चुंबक को ले जाओगे उस भुजा में लिक्विड का जो लेवल है वो डाउन चला जाता है। यानी यहाँ से एक भुजा में प्रतिकर्षण की वजह से डाउन चला गया तो ऑटोमेटिक ये लिक्विड दूसरे भुजा में राइज अप करेगा, तो ऊपर बढ़ेगा। जबकि अणुचुंबकीय पदार्थ के लिक्विड को अगर हम रखते हैं यू लाइक ट्यूब में और इसके किसी एक आर्म के पास अगर हम चुंबक को ले जाते हैं तो अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि आकर्षण होता है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ में आकर्षण होने की वजह से यहाँ लिक्विड का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा और दूसरे आर्म में लिक्विड का जो लेवल है वो डाउन चला जाता है। दूसरे आर्म में लिक्विड का जो लेवल है ये क्या होता है, डाउन चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ प्रतिकर्षण की वजह से लिक्विड का लेवल डाउन चला गया और यहाँ क्या हुआ कि आकर्षण की वजह से जिस भुजा के पास हम चुंबक को लाते हैं वहाँ लिक्विड का लेवल अप हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि लिक्विड अवस्था जनरली पाया नहीं जाता, लिक्विड अवस्था नहीं पाया जाता है, लिक्विड अवस्था नहीं पाया जाता है, यहाँ भी नहीं पाया जाता है कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जैसे ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप पर निर्भर नहीं करती। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है
ये इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, आप लोग लिख लेंगे। और इसमें क्या है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। तो कैसे निर्भर करती है? तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, ये इसके परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के परम ताप यानी T परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये टेम्परेचर जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे समानुपाती नियतांक के रूप में C आएगा। C को हम लोग क्यूरी नियतांक कहते हैं, क्यूरी नियतांक कहते हैं। C को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी नियतांक। इसका मतलब ये हुआ कि T टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। क्योंकि C तो कांस्टेंट है, T का आप वैल्यू बढ़ाओगे तो काई का मान चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, इसका मान घटाने से इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ाने से इसका मान घटेगा। क्योंकि उल्टा जितना ज़्यादा संख्या से डिवाइड करोगे उसका उतना मान कम होगा, जितना कम संख्या से डिवाइड करोगे इसका मान उतना बढ़ेगा। तो ये इसको हम लोग क्यूरी का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछेगा क्यूरी का नियम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्यूरी का नियम कहते हैं। ये का इक्वल टू C/T। इसमें क्या होता है, ये 5वां पॉइंट ही था इसका, ये 6ठा पॉइंट में हम लिखेंगे। इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये भी ताप पर निर्भर करता है। यहाँ क्या था कि क्यूरी का नियम आया था, यहाँ क्यूरी वेज का नियम आता है। ये कहता है का इक्वल टू C/T माइनस TC। ये जहाँ T जो है वो परम ताप है, जहाँ T क्या है वही परम ताप है। यहाँ भी T परम ताप था। परम ताप का मतलब ताप केल्विन में होना चाहिए। ताप किस चीज़ में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो ये परम ताप है किसी भी पदार्थ का। ये TC जो है ये क्यूरी टेम्परेचर है। TC क्या? ये क्यूरी टेम्परेचर है, यानी इसको क्यूरी का ताप कहते हैं। और C जो है वेज क्यूरी कांस्टेंट है, इसको वेज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पे चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा और टेम्परेचर घटाने पे चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। इसमें जो TC है क्यूरी ताप है। अगर कोई भी पदार्थ क्यूरी ताप के नीचे रहेगा तो क्यूरी ताप के नीचे ये लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह काम करता है। क्यूरी ताप के नीचे ये लौह चुंबकीय पदार्थ के तरह काम करेगा। अगर क्यूरी ताप के ऊपर चला गया तो वही लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा है, क्यूरी ताप के ऊपर पदार्थ कैसा बिहेव करेगा और क्यूरी ताप के नीचे पदार्थ कैसा बिहेव करेगा। क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि क्यूरी ताप के नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो ये तो था चुंबकीय पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है और सबके प्रॉपर्टीज़ को हमने एक ही साथ स्टडी किया, कंपैरेटिवली स्टडी किया। इससे पहले वीडियो में हम अलग अलग करके बनाने का कोशिश किए थे, लेकिन कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बड़ा परेशानी हुआ है इस वीडियो को, चूँकि वो मेमोरी जो है मोबाइल का भर चुका था, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हम दोबारा जब बताने लगे तो कंपैरेटिवली बता दिए ताकि सब एक साथ हो जाए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट यानी विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक के बारे में कैसे पदार्थ की आवश्यकता है। तो देखिए दो टर्म आता, एक टर्म होता विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ख़ास बात क्या है कि इसका आकार जो है हम लोग अपने इच्छा हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रिएट करवाना चाहें, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहें बन जाएगा। और एक होता अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या होता है? ये जो है परमानेंट मैग्नेट कहते हैं हम इसको, परमानेंट मैग्नेट। इसमें ये नेचुरली इसमें मैग्नेट का गुण होता है और नेचुरली मैग्नेट के गुण होने की वजह से हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और
तो कई बार इसमें पूछेगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो एक टर्म को हमको समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक हिस्टैरिसीस लूप के बारे में एक ग्राफ खींचना चाहेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जो हम खींचते नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको एक्सपेरिमेंट के आधार पे इसके ग्राफ को ड्रॉ किया है। इस ग्राफ को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक चुंबकीय पदार्थ है और इसको हम बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी पदार्थ को मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही वो मैग्नेटाइज होता है। अच्छा, एक बार अगर मैग्नेटाइज आ गया, मतलब चुंबक का गुण आ गया, तो उसको पुनः डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो उसको पुनः रिवर्स डायरेक्शन में मतलब अप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पुनः घटेगा, घटते घटते जीरो भी हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि ये एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड और उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो प्रेरित होता है चुंबकत्व या चुंबकीय आघूर्ण, उसके बारे में ग्राफ खींच रहे हैं। तो किसी एक पदार्थ के लिए जो ग्राफ खींचाया है, मान लीजिए इस तरीके का ये एक ग्राफ है, ये इस तरीके का। तो इसमें है क्या कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता चला गया, तो इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है यानी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता गया। ठीक, अब हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते चले गए तो पुनः उसके उनका जो मैग्नेटिज्म है वो घटता चला जाएगा। और यहाँ आकर के हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी बाहरी चुंबकन क्षेत्र जो है जिसकी वजह से चुंबकित हुआ, उसको जीरो कर दिए। देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जीरो करने के बावजूद भी इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। यह है रिसीडुअल मैग्नेटिज्म, और इसी रिसीडुअल मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। अंग्रेजी में एक शब्द आता है रिटेंटिविटी। इसको हम लोग धारणशीलता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। ये रिसीडुअल मैग्नेटिज्म है, बचा हुआ चुंबकत्व। तो होता क्या है कि इसको बार बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो इसमें मैग्नेटिज्म का गुण आया, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता। बाद में रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड किए तो ये मैग्नेटिक गुण घटता गया। मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बावजूद भी कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म इसमें बचा रह गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी है। तो उसी जो मतलब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद जो रिसीडुअल मैग्नेटिज्म है, जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, उसी को हम लोग रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता कहते हैं। ये प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका जो वैल्यू है अलग अलग आएगा। बाद में जो ये बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी जीरो करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ये जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी, या हिंदी में निग्राहिता कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, इसको हम लोग रिटेंटिविटी धारणशीलता कहते हैं। और इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जो रिवर्स डायरेक्शन, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, रिवर्स डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो विद्युत चुंबक के लिए हमको कैसे पदार्थ की आवश्यकता है? जिसकी रिटेंटिविटी है हो, ताकि वो कुछ न कुछ मैग्नेटिक गुण बच जाए, लेकिन उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज्ड भी किया जा सके। तो जिसको आसानी से डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सके, उसके लिए कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स कम होना चाहिए। तो हम बात करेंगे विद्युत चुंबक के लिए कैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। जिसकी धारणशीलता अधिक हो, जिसकी धारणशीलता क्या हो? हाई हो यानी अधिक हो, और निग्राहिता क्या हो? निग्राहिता कम हो यानी लो हो, ताकि आसानी से इसको डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सके।
ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जिसकी धारणशीलता यानी रिटेंटिविटी हाई हो और कोर्सिविटी क्या हो, लो हो, कम हो। अच्छा, चुंबकशीलता तो सबके लिए अधिक होनी चाहिए, क्योंकि चुंबकशीलता अधिक होगा तभी जा कर के ये फटाफट मतलब मैग्नेटाइज होने का काम होगा। तो ये सब उच्च होनी चाहिए विद्युत चुंबक के लिए, लेकिन निग्राहिता कम होनी चाहिए। अस्थायी चुंबक के लिए कैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है? अस्थायी चुंबक के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसकी रिटेंटिविटी हाई तो हो ही, यानी रिसीडुअल मैग्नेटिज्म तो हाई होना ही चाहिए, लेकिन कोर्सिविटी भी हाई होना चाहिए ताकि उसको डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं किया जा सके, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में जल्दी विचुंबकन नहीं होना चाहिए। विचुंबकित हो गया तो वो अस्थायी चुंबक रहा कहाँ, उसका चुंबक तो अस्थायी हो जाएगा। तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कोर्सिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगना चाहिए तब जा कर के। तो इसके अस्थायी चुंबक के लिए धारणशीलता भी अधिक होना चाहिए, धारणशीलता भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और निग्राहिता भी क्या होना चाहिए, निग्राहिता भी अधिक होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ अस्थायी चुंबक में काम आते हैं। धारणशीलता को अंग्रेजी में रिटेंटिविटी कहते हैं, यानी रिटेंटिविटी भी हाई होना चाहिए और कोर्सिविटी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तब जाके ये अस्थायी चुंबक होना चाहिए। चुंबकशीलता तो ऑटोमेटिक हाई होना चाहिए चुंबक बनाने के लिए कोई भी पदार्थ की अगर आवश्यकता हो तो। एक बात और, अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसके लिए इस लूप को जो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के बाद जो ये लूप आया, इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। जिस पदार्थ के लिए जितना ज़्यादा लूप का एरिया आएगा उसके लिए उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी लॉस होगा। इस बात को याद रखेंगे। कई बार 2-3 पदार्थ के लिए आपको अलग अलग हिस्टेरेसिस लूप ड्रॉ कर देगा और पूछेगा कि बताइए किसकी रिटेंटिविटी हाई है। तो जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद भी रिसीडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा उसकी रिटेंटिविटी हाई होगी। जिसका ये बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना ज़्यादा पड़ा उसकी कोर्सिविटी हाई होगी। तो ये किसकी कोर्सिविटी हाई है, रिटेंटिविटी हाई है, इस ग्राफ को देख करके बताया जा सकता। एक बात और याद रख लें, जिसका ये लूप का एरिया अधिक हो उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लॉस ऑफ एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, यानी उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अब हम अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। एक बात और है कि जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने साथी को भी करवाएं।